गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारे सेकंड लेक्चर में, जहां आज हम कवर करने जा रहे हैं मूविंग एंड चार्ज मैग्नेटिज्म से पार्ट 2 को, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चंस को कवर किया था। बड़े बेसिक क्वेश्चन थे, बड़े मजेदार थे। आई होप आप सबको मजा आया होगा। और हमने बात की थी कि इसके बाद का जो पार्ट आएगा वो थोड़ा टफ होने वाला है। गेट इट? तो वैसे ही क्वेश्चंस को हम लेके यहाँ पे आ गए हैं। तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन ले लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन होंगे, कैलकुलेशन भी थोड़े थोड़े टफ होंगे, वैसे साथ में करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 को, और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16? फॉर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन कैरिंग करंट आई, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पे एक पॉइंट है जहां की मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन की गई है, एट अ डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर इज गिवन बाय। ओके, तो क्या कहना है समझो। इन्होंने कहा है ये मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है और उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं भाई? तो एन नंबर ऑफ टर्न्स है। और इस जगह की जो मैग्नेटिक फील्ड इन लोगों ने गिवन की है, वो गिवन क्या की है जरा देखो। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई 2, और फिर यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड होल रेज टू द पावर 3/2। दिस इज द रिजल्ट। क्या बात सबको समझ में आ गई? ये क्वेश्चन ने बोला है। ओके, अब क्या फाइंड आउट करना है उस पे आते हैं। शो दैट दिस रिड्यूस टू द फैमिलियर रिजल्ट फॉर फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो जो अभी हमारा रिजल्ट है वो हमसे पूछा सेंटर ऑफ द कॉइल पे कितना है, और वो रिजल्ट क्या होना चाहिए? थोड़ा थोड़ा क्या हो जाना चाहिए? रिड्यूस भी हो जाना चाहिए। ऐसी बात की गई। क्या बात समझ में आ रही? ओके, तो चलो, जब हम सेंटर पे पहुंचेंगे तो आपको पता है कि क्या होगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी यहां मुझे x की जगह 0 रखना। सिंपल सी बात समझ में आई? तो लिखेंगे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय दिस पार्ट गानो भी 0, तो बचा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर पे टोटल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना बचेगा आपके पास? आर क्यूब, एंड दिस इज रिजल्ट 2। आर स्क्वायर और आर क्यूब अगर मैं आपस में कैंसिल करूंगा तो मुझे मिलेगा म्यू नॉट आई, यहां पे लिखा, सॉरी, इस जगह का आर टोटल कैंसिल हो गया, और अपॉन में मुझे मिलेगा 2r। क्या बात सबको समझ में आ गई? गेट इट? बात सबको समझ में आई क्लैरिटी के साथ? ओके, तो ये रिजल्ट मुझे कहां पे मिलने वाला है? सेंटर पे मिलने वाला है। तो इसके कंपैरिजन में जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया? ओके, डन। तो ये फिनिश हुआ। अब मुझे देखो सेकंड पार्ट पे चलना। तो क्या है सेकंड पार्ट, जरा देखते हैं। तो लिखा कंसीडर 2 पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स। हमारे पास, चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं। तो फर्स्ट पार्ट की कहानी खत्म। अब सीधे हम फोकस करेंगे सेकंड पार्ट। कंसीडर 2 पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स। हमारे पास 2 सर्कुलर कॉइल्स हैं, ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और उनकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है कैपिटल एन है। कैरिंग इक्वल करंट्स, इक्वल करंट कैरी कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन। ओके, थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। क्या बोला है इस क्वेश्चन ने? इस क्वेश्चन ने बोला है कि आप 2 कोएक्सियल कॉइल लेते हैं। एक कॉइल हमने ये बनाई और दूसरी कॉइल हम ये बना रहे हैं, क्योंकि दोनों की एक्सिस इसने क्या बोल दी है? सेम है। तो एक एक्सिस की वजह से दोनों को हम एक ही लाइन से पास आउट करें। क्या बात समझ में आ गई? ओके, अब उन्होंने क्या बोला कि अगर इस पे करंट आई है तो इस पे भी करंट आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी भी रेडियस आर है। ओके, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स एन है। यहां तक तो बात सबको क्लियर हो गई? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? ओके, अब जरा आगे समझना क्या कहा। इसने बोला है show that the field on the axis around the midpoint between the coils, between the coils आओ और यहां एक midpoint ले लो। ले लिया मैंने। फिर से show that the field on the axis around the midpoint, midpoint के अराउंड, ना कि midpoint पे। आप क्या करो, कॉइल के मिड पॉइंट के अराउंड और डिस्टेंस दैट इज स्मॉल एज अ कंपैरिजन टू आर। तो आर के कंपैरिजन में जो भी तुम अराउंड डिस्टेंस लेना, वो क्या लेना? बहुत ही छोटी लेना। देखो यहाँ पे लिखा है ना, स्मॉल एज कंपेयर टू आर इज गिवन बाय b इज इक्वल टू 0.72 म्यू नॉट आई एन बाय आर। ये आंसर तुम्हें लाके देना है। क्या बात समझ में आ रही? ये वाला जो आंसर है ये मुझे लाके देना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि मिड पॉइंट तुम ले लो ये, और मिड पॉइंट के अराउंड कोई एक पॉइंट ले लो। इधर भी ले सकते, इधर भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात समझ में आ रही? चलो मैं दोनों तरफ रखता हूं, आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा। मैं दोनों तरफ कोई पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं हम P और इसका नाम रख लेते हैं हम Q। उसके अराउंड कोई एक पॉइंट लो जो कि R के कंपैरिजन में बहुत छोटा। तो हमने कहा हम D डिस्टेंस ले लेते हैं, दोनों तरफ D डिस्टेंस ले लेते हैं। आपको एक ही पे निकालना, चाहे P पे निकालो चाहे Q पे निकालो। क्या बात सबको समझ में आई? चाहे P पे निकालो चाहे Q पे निकालो। क्या बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पे जरा लिखा था सेम डायरेक्शन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। दोनों कॉइल्स कितने से सेपरेट हो रही हैं?
दोनों कॉइल सेपरेट हो रही हैं कैपिटल आर से, मिड पॉइंट से अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो दिस पार्ट गोना बी r/2 एंड दिस पार्ट गोना बी आल्सो r/2। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? दोनों डिस्टेंस r/2 होगी। ओके, तो मुझे यहां से एक बार मैग्नेटिक फील्ड पी पे रखनी, एक बार यहां से मैग्नेटिक फील्ड पी पे रखनी है, और दोनों का जो नेट आंसर है वो ये देना है। सिंपल। क्या बात समझ में? क्वेश्चन क्लियर हो गया? उन्होंने कहा मिड पॉइंट के अराउंड एक पॉइंट लो जिसकी डिस्टेंस आर की कंपैरिजन में बहुत कम हो। सिंपल सी बात है। तो देखो मैंने बहुत छोटी सी डिस्टेंस सेलेक्ट कर ली। अब दोनों कॉइल से यहाँ के लिए फॉर्मूला लिखो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, काम फिनिश करो। क्या बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, चलो बढ़ते हैं और इनको थोड़ा इधर खिसकाएंगे ताकि हम अपने काम को बखूबी कर पाए। ठीक है, तो अब चलो पेन वेन लेते हैं बदल और शुरू करते हैं अपनी कहानी। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे फर्स्ट कॉइल बोलूंगा और मैं इसे बोलूंगा सेकंड कॉइल। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं। तो देखिएगा, मैंने कहा B1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू नॉट NIR² डिवाइडेड बाई 2, और अंदर क्या होता है, अंदर होता है x² प्लस r²। अभी तुम्हारी डिस्टेंस फर्स्ट कॉइल की वजह से P पॉइंट तक कितनी है, तो देखो यहां से यहां तक की सेंटर तक की डिस्टेंस r/2 और प्लस में क्या हो गया d, तो तुम्हारी जो फाइनल डिस्टेंस है वो है r/2 प्लस d, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। x² की जगह ये वैल्यू आई है, प्लस फिर लिखना होता है मुझे r², तो मैंने लिखा r², और अब इसके बाद इसकी जो होल वैल्यू है वो कितनी है, 3 पावर हाफ के टर्म में। क्या बात समझ में आई? 3/2 की होल पावर इस पे लगी हुई। गेट इट? ओके, अब चलते हैं सेकंड पार्ट के लिए लिखते हैं। देखो मैं B2 के लिखता हूं, इस कॉइल की वजह से P पे लिखूं तो फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा म्यू नॉट NIR² डिवाइडेड बाई 2, और अब आराम से समझना डिस्टेंस टोटल यहां तक की कितनी है, r/2, और पॉइंट तो यहां पे आ गया, तो यानी d क्या करना पड़ेगा, r/2 से माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे r/2 माइनस d का होल स्क्वायर प्लस r², और इसकी होल पावर कितनी हो गई, 3/2। क्या बात समझ गए? सिंपल, क्लियर है? कैलकुलेशन समझ में आया कैसे हमने किया? ओके, अब यहीं से हम अपने कैलकुलेशन को पहले सिंपल करेंगे और देन हम फाइनली सॉल्व करेंगे। ओके, बस साथ में बने रहिएगा। म्यू नॉट NIR² अपॉन, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 2, इस पार्ट को ओपन करो तो ये लिखा है A² प्लस B² प्लस फिर 2 इंटू r/2 इंटू d। क्या यहां तक बात समझ में आई? फिर मैंने लिखा प्लस, और ये क्या लिखा है मेरे पास, r², और इसकी होल पावर कितनी लिखी मेरे पास, 3/2। क्या बात सबको समझ में आ गई? चलो अब हम चलते हैं इस पार्ट में। ओके, कंटिन्यू करते हैं इसको भी। तो लिखो म्यू नॉट NIR² अपॉन में, ये इस पार्ट को ओपन करते हैं हम लोग, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, क्या लिखा है r²/4, फिर लिखोगे प्लस d², फिर माइनस, फिर लिखोगे यहाँ पे 2 इंटू r/2 इंटू d, और ये लिखने के बाद फिर लिखोगे प्लस का r²। क्या बात समझ में आई? और होल पावर कितनी लगा दोगे, 3/2। सिंपल। चलो ओके, इसको कैलकुलेट करते, देखो हमने 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर है? ओके, अब जरा देखो मेरे पास क्या बचा हुआ है, तो म्यू नॉट NIR² डिवाइडेड बाई, अब जरा ध्यान से समझिएगा, मेरे पास 2 बाहर बचा है, r² प्लस r²/4। अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता हूं तो 4 प्लस r² कितना हो गया भाई, 5r²/4। क्या बात सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गया? प्लस अब मैं प्लस में क्या लिखूंगा, r और d, क्या लिखूंगा, r और d, प्लस में क्या लिखा फिर मेरे पास, d², और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और हाफ लिख लिया। सेम कहानी सर यहीं पे भी मिलेगी मुझे, म्यू नॉट NIR² डिवाइडेड बाई, सब कुछ सेम होने वाला है भाई, देखो ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, तो तुम्हें मिलेगा 5²/4, फिर माइनस का तुम्हें यहाँ पे RD मिल जाएगा, और देखो ये वाला d² फिर से तुमको मिल गया, किसमें, प्लस में मिल गया। क्या यहां तक सबको बात समझ में? क्या यहां तक सबको बात समझ में? ओके, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात है, हमसे बोला गया था जो तुम d लोगे है ना, वो वैल्यू जो है वो r के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होगी, क्वेश्चन में ही लिखा था। तो अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू है 0.1, और 0.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0.01, यानी वैल्यू स्क्वायर करने पे और छोटी होती है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल लेट कर सकते हैं। हम इसे क्या कर सकते हैं सर, नेग्लिजिबल लेट कर सकते हैं। क्या बात सबको समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? तो ये यहां से हटाओ, लिखो म्यू नॉट NIR² अपॉन 2 लिखा रहने दो बाहर,
और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 5r² / 4 और प्लस में लिखूंगा rd और सर इनको मैं उड़ा दूंगा। क्या बात सबको समझ में आ गई? सेम एज इट इज मैं यहां भी करूंगा μ0 n/r² और यहां लिखूंगा 5r² / 4 और फिर यहां मैं लिखूंगा यहां लिखूंगा -rd और d का स्क्वायर मैं यहां पे फिर से हटा दूंगा। सिंपल है। ओके, बस कैलकुलेशन यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? आ रहा समझ में क्या कर रहे हैं? डी स्क्वायर क्यों हटाया, ये बात समझ में आई तुमको? क्योंकि नेग्लिजिबल हमने माना। ओके, तो देखो दो रिजल्ट तुम्हारी आंखों के सामने साफ साफ बढ़िया बढ़िया लिखे हुए हैं। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें चाहिए फाइनल नेट रिजल्ट, है ना? तो अब जब हम नेट रिजल्ट निकालने की तरफ चल रहे हैं तो क्या करना होगा? या तो दोनों को हम ऐड करेंगे और या फिर हम दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब जरा बात समझो, सेम डायरेक्शन में करंट है तो क्या सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी होगी? और ऐसा हुआ तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड मुझे क्या करनी होंगी? ऐड करनी होंगी। तो हम लिखने जा रहे हैं बी नेट। तो बी नेट क्या बनेगा भाई? b1 + b2 बनेगा। ठीक है, अब चलो ये लिखो, दोनों वैल्यू यहाँ पे मैं ऐड करके लिखूंगा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या μ0 n/r² कॉमन कर सकते हैं? बिल्कुल कॉमन कर सकते हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ, आपकी आंखों के सामने लिखा है। और भी कुछ कॉमन हो सकता है क्या? 2 कॉमन हो सकता है। बहुत बढ़िया सर, 2 कॉमन कर लो। तो कर लिया। और क्या कॉमन हो सकता है? देखो 5r² / 4 इसके पास भी है, कर ले। तो 5r² / 4 जो है ना वो 3/2 की पावर के साथ है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? देखो क्या कॉमन हो क्या आएगा? 5/4r² और इस पे पावर लग के आएगी 3/2। इतना पूरा कॉमन जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा है वो देखते हैं। तो अंदर सर हमने ऊपर बचा के रखा है कितना? हमने ऊपर बचा के रखा है 1 और अपॉन में कितना बचा है समझ लो। ये पूरा तुमने उठा लिया, तो क्या बचा? 1 प्लस 5/4 इधर से निकाला तो इधर क्या बचेगा? 4/5। क्या बात समझ में? क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ r² था, यहाँ नहीं था, तो यहाँ r से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो r² ऊपर वाला चला गया और नीचे वाला बचा रह गया। तो क्या बचेगा भाई? d/r। क्या बात सबको समझ में? ओके, अब जो पावर है वो कितना बची तुम्हारे पास भाई? 3/2। क्लियर है? फिर लगाओ प्लस, यहाँ पे भी ऊपर 1 ही बचा होगा। पूरी एज इट इज कहानी यहाँ भी छाप दीजिए। बस प्लस की जगह देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट प्लस की जगह क्या मांगेगा? माइनस मांगेगा। तो 4/5 और डी आर लिखो और होल पावर कितनी लिखो? 3/2 लिखो। आई बात समझ में सर? आई बात समझ में? ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। हिम्मत बनाए रखिए, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम ऐसा क्वेश्चंस करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, थोड़े लेंथी होते तो अलग ही कॉन्फिडेंस देके जाते हैं। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन तुमने रगड़ दिए तो हल्के फुल्के क्वेश्चन समझो तुम ऐसे ही रगड़ दोगे, है ना? कॉन्फिडेंस सोचो कहाँ होगा। बहुत लोग स्किप कर देंगे इसको, तुम मत करना, यहां से यहां पहुंच जाओगे। बात समझो। ओके, चलो आगे बढ़ते, कंटिन्यू करते हैं इस बात को। इसको इधर रोका मैंने, ठीक है? अब बहुत अच्छे से समझना, मैं क्या कर रहा हूं? मैं लिख रहा हूं μ0 n/r²। अब समझते रहिएगा मेरी बात को। ये लिखा मैंने 2। देखो 5/4 का टर्म में 3/2 में अलग करना चाहता हूँ, r² में अलग करना चाहता हूँ। अब थोड़ी समझो, r² पे होल पावर 3/2 लगाओ तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा? r3। तो मैंने लिखा r3। अब यहाँ पे लिखो 5/4 और इस पे पावर कितनी बची? 3/2। अब देखो ये r³ और r² की कहानी आपस में कैंसिल आउट करने में मजा आ जाएगा। ठीक है, अब जरा समझना, ये जो रिजल्ट तुम्हारे सामने लिखा है ना, इसको हम जनरली सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो देखो करते क्या है, इसको ऊपर लेके पहुंचो और फिर थोड़ी सी यूज करनी पड़ेगी भाई हमें मैथ। फिलहाल अभी हम मैथ ही यूज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी और मैथ यूज करनी पड़ेगी। 3/2 की माइनस की पावर हो गई, प्लस फिर से 1 - 4/5 d/r और इसकी जो होल पावर है 3/2 वो भी माइनस में होगी। तो भैया हम आ गए हैं बरोबर पे, एकदम मस्त जबरदस्त। ठीक है, साथ में लिखते चलो, करते चलो, साथ में करोगे तो मजा आएगा। ओके, मैं पेन बदल रहा हूं ध्यान से। ये क्यूब है, ये स्क्वायर है सर, आर उड़ा दे तो लिखोगे μ0 ni और अपॉन में तुम देखोगे तुम्हारे पास बचा है 2r। दिक्कत समस्या परेशानी कोई नहीं। अगर तुम चाहो तो ये वाली वैल्यू ऊपर ले जा सकते हैं। अगर तुम चाहो अपॉन में लिखिए, घूम के ऊपर पहुंच जाएगी तो जानते हो क्या बनेगी? ये बनेगी 4/5 और 3/2। ठीक है, इनवर्स हो गई चीजें जस्ट। ओके, अब देखो ये जो वैल्यू लिखी ना, हम इसे एक्सपैंड करेंगे और एक्सपेंशन के लिए हम यूज करेंगे बायनोमियल थ्योरम। क्या यूज करेंगे? बायनोमियल थ्योरम, जिसमें होता है 1 + x की होल पावर n, तो 1 + nx + nx², ऐसे करके वैल्यूज बनती है, याद है? ओके, देखो तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम यूज करने जा रहा हूँ। और बायनोमियल थ्योरम जैसे यूज करूंगा तो देखो, अगर ये पावर है कि तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 - 3/2 × 4/5 dr। सिर्फ एक स्टेप ओपन करेंगे, इतनी ही जरूरत है हमें, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। लाओ पटको, 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 3/2 और फिर मल्टीप्लाई में 4/5 और d/r, ये मैंने लिखा और ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया।
ठीक है, ठीक है, ओके। चलो आगे देखो, म्यू नॉट एन आई अपॉन में लिखा है 2r लिखा है, ओके। इसको एज इट इज लिखते चलो, जैसे जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लेंगे। क्लियर है? अब जरा अंदर की कहानी में समझते। तो 1 माइनस कितना हो गया भाई 12 हो गया, और ये कितना हो गया 10 हो गया, और ये हो गया भाई मेरा d/r। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? सिंपल 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 सिंपल, वेरी गुड। प्लस लिखो यहाँ जो जरा, तो देखो यहाँ पे 1 प्लस हो गया 3/12, और ये 10, और ये क्या लिखा भाई तुम्हारा d/r लिखा हुआ है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ओके, यहाँ तक कहानी सबकी डन डनाडन डन चल रही, बहुत बढ़िया। ओके, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। 2r 4/5 3/2, हिम्मत से काम लेंगे तो काम ही काम हो जाएगा। अब जरा देखो सर, खत्म। देखा, मेहनत का परिणाम मीठों से भी मीठा हुए, फिनिश हो गए। 2 बचा। अब याद है तुमको हमारे आंसर में आ रहा था 0.72, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी, सॉल्व करना पड़ेगा। अब चलो समझते बहुत ध्यान से। मैं किनारे करता हूं म्यू नॉट को, एन को, आई को, और अपॉन में आर को, ये अलग करते हैं। सारे न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ लेके आओ। चलो समझना, ये लिखा 1/2 मल्टीप्लाई 4/5 का क्यूब लिखा है, तो 4/5 का क्यूब लिखो भाई। फिर पावर हाफ लगी है, मतलब रूट हो गया। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताओ, नहीं है हो ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते सर। इसको सॉल्व कर डाला तो लाइफ जिंगल आला। रुक जा यार, ठीक है। देखो 4 का स्क्वायर बाहर आओ 4, 5 का स्क्वायर बाहर आओ 5, मल्टीप्लाई 4 का रूट 2, और 5 का तो सर बाहर नहीं आएगा, तो अपॉन में लिखो √5। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी आपको, चिंता मत करिए। न्यूमेरिकल वाला न्यूमेरिकल सिखा रहा है आपको। क्लियर? ओके, थोड़ा सा और चलते हैं। अब यहाँ पे जरा समझना, 4/5 और ये रिजल्ट, तो फाइनल तुम्हारे पास इस न्यूमेरिकल वैल्यू को उड़ा के आते हैं पहले, है ना। इसको रोको, कितना हो गया भाई, ये 8 हो गया, ये हो गया 5, और इनटू देखो √5 लिखा है। क्या लिखा है? √5। √5 की वैल्यू जो है अगर निकालो, जैसे 4 का निकालते 2, तो 5 का कितना आना चाहिए? 2 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। तो जो वैल्यू मैं मान लेता हूँ 2.2 की अप्रॉक्स, ठीक है। 5 इंटू 2.2 करोगे तो जानते हो कितना बनेगा भाई? 11 बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल सर, 11 आएगा। चलो 11 को सॉल्व करो, तो 11 8 जा 88, नहीं जाएगा सर, 80 बनना है, तो 7 जा यानी 0.7, 0.7 77, 77 आएगा। कितना बचा? 3 बचा, 30। तो क्या 30 के लिए जाएगा? तो 11 2 जा 22 जाएगा। लो सर, आ गया। यही तो तुम मांग रहे थे। देखो लिखा 0.72 म्यू नॉट एन आई बाई आर, यही इन्होंने कहा था लेके आओ, और ये देखो आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन करना था भाई, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना था। थोड़ा लेंदी था, बार बार था, रिपीटेड था, पर करना था। आगे आंसर, आगे आंसर सिंपल क्लियर है ना। फिर से बैक करके देखो, अच्छे से देखो। चलो हम लोग चलते हैं आगे, जम करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलो तो आ गए नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 18। लंबा चौड़ा लिखा है, देखो क्या है। तो बहुत सारे पार्ट हैं, पढ़ते हैं। चलो पढ़ा जाए। क्या लिखा है? अ मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरीज इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड पॉइंट टू पॉइंट बदल रहा है। ओके, वेरी गुड। बट हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन सही है। कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट टू वेस्ट। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, मान लेता है ये ईस्ट वेस्ट है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है यहाँ बदल रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। हो सकता है बढ़ रहा, हो सकता है घट रहा, कुछ भी हो सकता है, बस बदल रहा है। इस सेटअप इन अ चैम्बर, एक चैम्बर में से सेटअप किया गया। अब फिर बोला गया अ चार्ज पार्टिकल, क्या बोला गया? चार्ज पार्टिकल एंटर्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, एक कोई चार्ज है एक स्ट्रेट पाथ में एंटर कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। व्हाट कैन यू से अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? ठीक है, ऐसे समझो। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के जिस डायरेक्शन में तुमने लगा रखी है सर, उसी डायरेक्शन में एक भाई साहब क्या करे? इंटर कर गए, कोई क्यू चार्ज इंटर कर गया सेम स्ट्रेट पाथ पे अंदर। वेलोसिटी उनकी कैसी बता रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कांस्टेंट है। अब आप जरा बताओ कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? तो चलो जरा समझना। जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो फॉर्मूला लगता है क्यू वी बी साइन थीटा।
क्या बात सबको समझ में आई? ओके, अब जो साइन थीटा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल होता है, और अभी ये पैरेलल है तो मेरा जो साइन थीटा है वो हो गया साइन 0 और इसकी वैल्यू 0 हो गई, यानी इस पे नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या बात सबको समझ में आई? यानी जब मैं मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग स्ट्रेट पाथ पे इंटर कर जाऊंगा, ऐसी कंडीशन पे मुझ पे जो फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा, मुझ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? 0। अगर मुझ पे फोर्स 0 लग रहा है तो क्या कोई एक्सेलरेशन में प्रोड्यूस कर पाऊंगा? अगर कोई एक्सेलरेशन मैंने प्रोड्यूस नहीं किया तो क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब जिस वेलोसिटी से तुम अंदर घूम रहे हो वही वेलोसिटी तुम्हारी पहले भी थी, यानी जो फाइनल वेलोसिटी से तुम अंदर आए हो वही तुम्हारी इनिशियल भी रहेगी। क्या बात समझ गए? सिंपल साधारण सी बातें हैं, हमने कवर कर ली। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज्यादा यहां से आती है। ओके, आगे। A charged particle enters an environment of a strong and non-uniform magnetic field varying from point to point. एक strong magnetic field है, इस बार नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, वैरी कर रही है पॉइंट टू पॉइंट, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी इस बार डायरेक्शन भी बदल जा रही है और मैग्नीट्यूड तो बदल ही रहा था। एंड कम्स आउट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्टरी, एक चार्ज पार्टिकल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया और जब निकला तो ऐसी कंडीशन में वो जो निकला है वो कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्टरी में निकला, ठीक है, कोई ट्रांजेक्टरी बनाते हुए निकला। ओके, वुड इट्स फाइनल स्पीड इक्वल टू द इनिशियल स्पीड इफ इट सफर्ड नो कोलिजन विद द एनवायरमेंट? तो अगर वो जो बाहर आया है अगर उसने किसी तरह का कोई कोलिजन एनवायरमेंट में नहीं किया, कहीं किसी से टकराया नहीं, तो क्या उसकी फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड सेम होनी चाहिए? क्या उसकी फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड सेम होनी चाहिए? आ जाओ इस बात पे विचार करते हैं, बहुत अच्छे से विचार करेंगे, समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है वो बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है। देखो, किसी ट्राजेक्टरी से है ना, कुछ ऐसा मान लेते हैं, एंटर किया वो किसी एंगल पे, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहे तो कभी पैरेलल जा रहा कभी क्या, मत तो मान लेते किसी एंगल पे फोर्स लगा, तो कुछ लाइक दैट लुक लाइक ऐसा होगा। मान लेते दो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, एक हो सकता है कि फोर्स ना लगे सीधा चला जाए, एक हो सकता है परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो सर्किल में घूमे, और एक हो सकता है कि दोनों तरफ से लग रहा हो तो वो ऐसे भी घूमेगा और आगे बढ़ेगा, यानी क्या बनेगा? हेलिकल शेप्स में चलेगा। क्या बात समझ में आ रही? हेलिकल शेप में चलेगा। ओके, तो अब समझना, इसमें दो काम कर रहे होते हैं। देखो, एक फोर्स लग रहा होता बिल्कुल पैरेलल और एक फोर्स लग रहा होता बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स हो गया, ये पैरेलल फोर्स हो गया। पैरेलल वाला फोर्स कोई भी फोर्स लगा के नहीं देता, तुमने देखा है कि स्पीड में कोई चेंज आता नहीं है, कोई बदलाव करता नहीं, अगर स्ट्रेट पाथ में तो स्ट्रेट में ही रहने देगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स ही तुमको देगा नहीं। थोड़ी देर के बात समझ में आई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्लियर है? इस पाथ में अगर तुम एंटर किए तो इसी पाथ में तुम्हें चलने देगा, यानी बस स्ट्रेट कैरी करेगा। अब बात आती है ये तो ट्रांजेक्टरी ये तो बना नहीं रही, ये तो ट्रांजेक्टरी तुमको बना के नहीं देंगे स्ट्रेट में, तो स्ट्रेट हो गया। ट्रांजेक्टरी की जिम्मेदार कौन है? एफ परपेंडिकुलर। कौन जिम्मेदार है भाई? एफ परपेंडिकुलर जिम्मेदार है। क्या बात समझ में आई? ओके, अब एफ परपेंडिकुलर तुमको कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा, सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा। घुमाएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल घुमाएगा। अब क्या होता है, जैसे ही कोई चार्ज ऐसे इंटर करेगा, कि कोई चार्ज इंटर करेगा, ये सर्किल पे घूमेगा। क्या ये एक्सेलरेटेड है? क्या ये एक्सेलरेटेड है? बिल्कुल एक्सेलरेटेड है। हाँ सर, ये एक्सेलरेटेड है। पता है क्यों एक्सेलरेटेड है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी बदलनी नहीं, इसकी वेलोसिटी तो नहीं बदलेगी, कांस्टेंट है। सिर्फ क्या बदल रहा होता है? डायरेक्शन बदल रहा होता है, और क्योंकि इसका डायरेक्शन बदल रहा होता है इसलिए एक्सेलरेटेड होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या कांस्टेंट होती है। तो क्वेश्चन ने कहा कि क्या वेलोसिटी यानी इनिशियल स्पीड वही रहेगी? तो आंसर क्या है? आंसर क्या है सर? आप बिग यस, यस वही रहेगी। इंटर करोगे सर्किल पे ऐसा घुमा देगा लेकिन स्पीड नहीं बदलेगा। समझ में आ रही बात? वेलोसिटी नहीं बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन को बदलता रहेगा। क्या बात समझ में आ रही? स्पीड को सेम रखेगा, वेलोसिटी बदलेगी, एक्सेलरेटेड होगा, मतलब वेलोसिटी बदलने का मीनिंग क्या हो गया कि डायरेक्शन केवल बदलेगा। ओके, चलो थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट पे आते हैं, उससे पहले थोड़ी जगह बनाते हैं। और थर्ड पार्ट में क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग वेस्ट टू ईस्ट, अच्छा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, एंटर्स इन अ चैम्बर हैविंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, a north to south direction. Specify the direction in which a uniform magnetic field should be set up to prevent the electron from deflecting from its straight line path. From its straight line path. क्या कह रहे हैं? चलो बात को समझते हैं। सबसे पहले ईस्ट वेस्ट की कहानी बनाओ भाई। तो मैंने बोला ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप की गई वो नॉर्थ से साउथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई ऐसे आ रही है, ठीक है। क्या आ रही? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही, ई इन अ नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। वेरी गुड। स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच, स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड should be
set up to prevent the electron from deflecting from its straight line path, from its straight line path। बात को समझना, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बोला, ओ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि मैं कैसी मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं, मैं कैसा मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं कि वो अपने स्ट्रेट पाथ पे था, तो स्ट्रेट पाथ पे किधर से आया, वेस्ट टू ईस्ट आया। देखो ये है कौन भैया, हमारा इलेक्ट्रॉन, ये इधर से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी हुई है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगी तो ये इस पे फोर्स लगाएगी, F इज इक्वल टू क्यू ई। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो कुछ देर बाद जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ ऐसे चला जाएगा, और हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उधर ना जाए, स्ट्रेट पाथ को ही कैरी करके चले, स्ट्रेट पाथ को ही क्या करे, कैरी करके चले। तो ऐसी कंडीशन में मुझे किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी, मुझे किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी ताकि ये स्ट्रेट पाथ पे ही बने रहे। तो वो मुझे चाहिए होगी जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहां से कैंसिल आउट कर रहा हूं। यहां से दिख रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे काम कर रही है, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी, जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स चाहिए होगा, वो मुझे कैसा चाहिए होगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन रिमेन क्या रहे, इसी स्ट्रेट पाथ पे रहे, कैसा रहे, स्ट्रेट पाथ पे रहे। ऐसी कंडीशन में जब मैं फोर्स अपना लगा के दूंगा तो जो मैग्नेटिक फोर्स मेरा लगेगा वो कैसा लगेगा भाई, डाउनवर्ड लगेगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है उतना ही मुझे क्यू वी भी लगाना पड़ेगा। अगर ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में तो मुझे इक्वल डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर में, ओके जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा है हमारे पास क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन emitted by a heated cathode and accelerated through a potential difference of 2 kilovolt enters a region with uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Determine the trajectory of an electron if the field, trajectory of electron if the field it is transverse to its initial velocity. Transverse मतलब perpendicular, velocity के magnetic field perpendicular हुई तो इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी चार्ज कैसे मूव करेगा, सर्किल पे मूव करेगा, ठीक है। तो सर्किल पे मूव करेगा तो कहानी खत्म। जरा समझो एक ही लाइन में। पहला पार्ट आते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट पे, और हम क्या करेंगे, देखो परपेंडिकुलर है तो जो वर्क डन हुआ है वो हुआ है किसकी वजह से, वो हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस 2 किलोवोल्ट की वजह से। तो कितना इलेक्ट्रॉन पे हमने दिया वर्क डन, E इंटू वी, क्यू इंटू वी, इससे एक्सेलरेट हमने किया, और इस एक्सेलरेशन ने मुझे क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी दी। क्या दिया मुझे, काइनेटिक एनर्जी दी। तो पहले यहां से पता कर लेते हैं वेलोसिटी, पहले क्या पता कर ले, वेलोसिटी। चलो आज हम निकालते हैं। तो भाई v को इधर रोको, बाकी सबको इधर लेके आओ। तो देखो 2ev अपॉन में क्या आया m, और स्क्वायर था तो इधर लग गया भाई रूट। चलो कैलकुलेशन कर लें, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई वी कितना है 2 किलोवाट मतलब 2000 हो गया अपॉन मास, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इज इक्वल टू वी। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? ओके चलो आगे कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान से देखो 9.1 दिया है यहाँ पे और 1.6 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 हो गया और 2, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, रूट से बाहर आने की कोशिश करता हूँ। देखो 2 कितना हो गया 4 और 16 4 से कितना होता है 64, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से 64, समझना मेरी बात को, मैं लिख के यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो दिस पॉइंट इज 6.4, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो कैसे मल्टीप्लाई कर दूं 64, और अब मैं इससे एक जीरो यूज करूंगा, ठीक है। समझना मेरी बात, मैंने लिखा 10 की पावर माइनस 19 इंटू, और देखो इसके पास 3 जीरो थे तो मैं इसको लिख दूं 100 और इसका एक जीरो यहाँ से इसमें फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच गया भाई 64 बच गया, कोई दिक्कत? ओके अपॉन में आ जाओ, ये लिखा मेरे पास 9.1, ठीक है। तो इसको लिख लो तुम 9.1 और 10 की पावर माइनस 31। अब देखो मैं आगे क्या कर रहा हूँ, 64 को रूट से बाहर आ रहा हूँ तो 8 8 64, तो 8 मेरा बाहर आ गया। क्या बात सबको समझ में? 9.1 लिखा, लगभग 9 से बाहर करोगे तो 3 मिल जाएगा, कोई दिक्कत? ओके अंदर आ जाओ। अब यहाँ देखो 100 बचा हुआ है मेरे पास, 8 माइनस 31 ऊपर लेके जाओ, कितना हो गया तुम्हारे पास 33, और 33 से क्या माइनस कर दो 19 माइनस कर दो, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास भाई, बचेगा तुम्हारे पास 10 की पावर 12, 10 की पावर 12। अब क्या 10 की पावर 12 को बाहर ला सकते हो? बिल्कुल आसानी से बाहर ला सकते हो। तो ये लिखा मैंने 8/3 और ये हो गया मेरे पास 10 की पावर 6। कितना हो गया भाई मेरे पास 10 की पावर 6। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में? सिंपल है, 10 की पावर 6 हो गया मेरे पास रिजल्ट, इसका हाफ कर दिया मेरे पास 6 आ गया। क्लियर होगी बात? ओके अब चलते हैं 8 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो यहाँ पे आएगा 3 2 6 हो गया, ठीक है। मेरे पास क्या बचा 2 6 कितना हो गया 18, 18 के पास से मेरे पास कितना रिजल्ट बचेगा, देखो यहाँ पे 6 18, फिर से मेरे पास वही सेम, तो 2.6 इंटू 10 टू द पावर 6, दिस इज अवर वेलोसिटी। तो ये हमारे पास भाई वेलोसिटी आ गई। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? वेलोसिटी तक हम आ गए हैं जंप करके। अब मुझे करना क्या है, मुझे बताना था कि इट्स इनिशियल वेलोसिटी जो है इस ट्रांसफर इट्स इनिशियल वेलोसिटी अगर ये 90 डिग्री पे है तो मुझे उसका ट्रेजेक्टरी बता दो, पाथ बता दो। अब जरा देखो ट्रेजेक्टरी कैसे कैलकुलेट होती है, समझना।
जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कैलकुलेट कैसे होगी, तो वो जो फोर्स मुझे मिला है मैग्नेटिक फील्ड से वो मुझे कहां रोटेट कराएगा भाई, mv²/r पे। सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है, तो वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा 90, तो साइन 90 हो गया 1 इज इक्वल टू mv²/r। कोई दिक्कत परेशानी समस्या बिल्कुल नहीं, एक स्क्वायर ये भी उड़ा दो। तुम्हें चाहिए r, तो तुम r को इधर लेके आओ, बाकी सब इधर भेज दो, तो यहाँ बचा mv अपॉन में क्या बचेगा भाई, क्यू बी। क्या बात समझ में आई। चलो मास लिखो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और v वेलोसिटी तुम निकाल चुके 2.6 इंटू 10⁻6 और अपॉन में आ जाओ व्हाट इज द चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻19 और मल्टीप्लाई करो मैग्नेटिक फील्ड से। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी गिवन की गई, 0.15। कितनी गिवन की गई भाई, 0.15 टेस्ला, यही गिवन की गई है। ओके ठीक है, अच्छा मैं टेस्ला यहाँ करता हूँ। ठीक, तो जल्दी से इसको पॉज करो और कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो। ठीक है, जल्दी से पॉज करिए और पूरे को कैलकुलेट करके बताइए। आ गया, सबने कर लिया कैलकुलेशन, डन, सबने कैलकुलेशन कर लिया। ओके, तो जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास आएगा 10⁻³ मीटर। ये आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻³ मीटर। दैट्स आवर आंसर। क्या बात समझ गए। ओके चलिए अब सेकंड पार्ट पे, चलिए क्या लिखा सेकंड पार्ट में, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी, मेक्स एन एंगल विद 30 डिग्री ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो कहानी में कुछ ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये वेलोसिटी हो गई, दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री। तो जब भी हम किसी एंगल पे इंटर करते हैं भाई, हम क्या बनाते हैं, हेलिकल पाथ बनाते हैं। ठीक है, हेलिकल पाथ बनाते हैं। अब इसमें दो फोर्स लगते हैं, मैंने अभी बताया, एक फोर्स कैसा होता है भाई, पैरेलल वाला, और एक फोर्स कैसा लग रहा होता है, परपेंडिकुलर वाला। तो तुमको सर्किल पे घुमा कौन है, जिम्मेदार कौन है, परपेंडिकुलर फोर्स। कौन जिम्मेदार है, परपेंडिकुलर फोर्स। तुम्हारी सब कुछ वही, वेलोसिटी से लेके सारी कहानी सब कुछ सेम है, लेकिन तुम्हारे पूरे पूरे एंगल में जहां साइन 90 था वहां अब कितना आ गया, साइन 30 आ गया, वहां कितना आ गया भाई, साइन 30 आ गया। जरा देखो ध्यान से, सब कुछ वही था, सारी रिजल्ट वही थे, बस यहाँ जहां साइन थीटा यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ मैं 90 की जगह क्या लिख दूंगा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, मैं यहाँ पे आ जाएगी 1/2। क्या बात सबको समझ में आ रही, क्या बात सबको समझ में आ रही, यही कहानी है, पूरे पूरे में सब कुछ सेम कुछ चलेगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ जरा समझना। परपेंडिकुलर फोर्स, तो परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा, एफ। परपेंडिकुलर फोर्स मेरा क्या होगा, मेरा परपेंडिकुलर फोर्स एफ साइन थीटा। तो जो मेरा फोर्स है वो मैं निकाल चुका हूँ, कितना निकाला मैंने फोर्स, मैं फिर से आपको मैंने याद है मुझे कितना निकाला था हमने फोर्स, 10⁻³ साइन थीटा मतलब कितना हो गया भाई, साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई हाफ, और अब जरा इसको सॉल्व करूँ तो मिलेगा तुम्हें 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। दैट्स योर नेक्स्ट आंसर। सिंपल। क्या बात समझ में आ गई, कौन जिम्मेदार था, क्लियर हुआ। परपेंडिकुलर थी तो तुमको सर्किल पे ऐसे गोल घुमाएगा, वही चाहिए था, वो निकाल दिया। गेट इट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ जल्दी से, फास्ट, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर एंड मास 60 ग्राम इज सस्पेंडेड बाय टू वर्टिकल वायर्स एट इट एंड्स। ठीक है, पहले जो कह रहा है वो करो। एक रॉड लो और उसे एंड से क्या करो, ऐसे बैलेंस करो। कर दिया बैलेंस, ओके गुड। A current of 5 ampere is set up in a rod through the wires। ठीक है, वायर्स के थ्रू सेट की गई। तो अभी समझा, अगर इधर से करंट ऐसे आ रही है तो यहां से घूम के ऊपर जाएगी, दोनों तरफ से तो करंट आएगी। ठीक है, तो 5 एम्पियर सेटअप की गई तो सबकी 5 ये तो कंफर्म हो गया भाई। यहाँ करंट कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। ओके, अब क्या लिखा हुआ है, पहला, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर दैट द टेंशन इन द वायर इज जीरो। द टेंशन इन द वायर इज जीरो। क्या बात समझ में आ रही, क्या कह रहे हैं कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करो, मैग्नेटिक सेट बी सेटअप नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर दैट द टेंशन इन द वायर जीरो। जो वायर में टेंशन है वो जीरो है। पहले बात, वायर में टेंशन क्यों, क्योंकि इसके पास वेट है mg, और इस mg को बैलेंस कर रही है इनके टेंशन, यही t और t, ये लोग बैलेंस कर रहे हैं। अब ये t कह रहे हैं जीरो हो जाए, तो इसको जीरो होने के लिए mg को कोई बैलेंस भी तो करे। तो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूं मैं, तो अब अगर मुझे टेंशन को जीरो करना है तो इसके लिए मुझे mg को करना पड़ेगा बैलेंस। और क्योंकि तुमने लगाई है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी लगानी पड़ेगी जो क्या करे, mg के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दे, यानी मुझे ऐसे फोर्स चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का। और जब कोई कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, आई बी एल साइन थीटा। और क्योंकि हम कह रहे हैं कैसे मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, और परपेंडिकुलर लगा रहे हैं तो साइन थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। तो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IBL हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही, IBL हो जाएगा। इसी से तुम्हें mg को क्या कर दोगे, बैलेंस कर दोगे। तो क्वेश्चन ने कहा है कि मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना है,
यही तो मुझसे पूछा, व्हाट विल बी द टोटल टेंशन, और ये बाकी क्वेश्चन सब बाद में। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? ये रिजल्ट mg इज इक्वल टू IBL का कॉन्सेप्ट मुझे देना है, कैलकुलेट करके देना है। तो देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, लाके हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मास वास सब कुछ कैलकुलेशन में है, तो इसको चलते हैं फाइंड करते हैं। चलो देखो यहाँ पे ये लिखा मैंने mg, ठीक है, अपॉन में लेके आओ भाई, तो अपॉन में लेके आ जाओगे IL और यहाँ पे लिखोगे B। ठीक है, क्या बात समझ में आई? हम क्या करें, कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका। तो m कितना हो गया तो भाई आपके पास, तो m की वैल्यू यहाँ पे गिवन की गई थी मुझे, कितनी 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 60 ग्राम, और g, ठीक है समझो। तो लिखो भाई 60 इंटू 10⁻³ और g तुम लिख लो कितना 9.8, तो मैं बोल देता हूँ 10 लिख लो भाई। करंट कितना गिवन है, तो करंट जरा देखो, करंट कितना गिवन है 5 एम्पियर का, और लेंथ है 0.45। ठीक है, तो यहाँ लिखो तुम कितना भाई 5 एम्पियर, और यहाँ लिखो 0.45 इज इक्वल टू बी। क्या बात सबको समझ में आ गई? सिंपल। ओके चलो 5 से कट करो, ये हो गया 2 टाइम्स, ठीक है, और 15 यानी 3 से कट करते हैं, तो ठीक है, तो 3 2 60 हो गया, ठीक है, 2 टाइम्स, और ये हो गया 0.15 15। क्लियर हो गया सबको बात? अभी मेरे पास कितना बचा यहाँ पे, तो 4, ठीक है, तो 2 2 4 40 और इंटू 10⁻³ तो ये मेरे पास कितना बचेगा, एक जीरो में कैंसिल करो, 10⁻² और 0.15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 0.15 को मैं लिख रहा हूँ 15 इंटू 10⁻²। क्या बात सबको समझ में आ गई? तो हम इसको भी ले डूबे, बिल्कुल ले डूबिए। तो अब क्या बचा आपके पास 4/15। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखो 0 पॉइंट, ठीक है, 40 आ गया, 15 2 कितना होगा भाई 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 2 यहाँ से लेके 15 40 है, तो 15 2 से कितना हो गया 30 हो गया। 10 बचा है मेरे पास, 10 पॉइंट लगा, 100 हो गया। 15 की टेबल 6 टाइम्स में, 6 टाइम्स में 90 हो गया। ठीक है, दिस इज द टेस्ला। 0.26 टेस्ला आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। क्या सबको बात समझ में आई? आंसर तक आगे क्लियर हुआ? मजा आया? बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। आ जाओ मेरे भाई साथ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स? अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दूं, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दूं, तो समझना मैग्नेटिक फील्ड का जो टर्म है अभी वो ऊपर की तरफ बैलेंस कर रहा है। लगाई हमने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड, हमने फिक्स कर दी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी लगी है कि वो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही, और अब ये कह रहे हैं कि हम उसी डायरेक्शन पे करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। अगर तुम करंट की डायरेक्शन को बदल दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो सेटअप हो चुकी है, ऐसी लगाई थी कि फोर्स ऊपर लगे ताकि एमजी को हम बैलेंस कर लें। अब ये सब कुछ ऐसा सेटअप है, मैग्नेटिक फील्ड किसी डायरेक्शन में लगी हुई है, ठीक है, और वो फोर्स ऐसा लगा रही है ऊपर की तरफ। अभी कह रहे हैं कि हम करंट की डायरेक्शन बदलें। जब तुम करंट की डायरेक्शन को बदलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेटअप है, तो वो फोर्स की डायरेक्शन क्या करेगा, जस्ट अपोजिट कर देगा, क्योंकि तुमने रिवर्स कर दी, क्या करंट रिवर्स कर दी। तो ऐसी कंडीशन में जो फोर्स आएगा वो डाउनवर्ड आने लगेगा। तो अभी तक जो हम बैलेंसिंग कर रहे थे वो किसकी बैलेंसिंग कर रहे थे? एमजी की तो बैलेंसिंग कर रहे थे। किसकी बैलेंसिंग कर रहे थे? एमजी की बैलेंस कर रहे थे। यानी जो फोर्स लगा रहे थे वो किसके बराबर आ रहा था? एमजी के बराबर आता। अब वही पूरा पूरा फोर्स कैसा आ गया भाई? डाउनवर्ड आ गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेंशन कितनी होगी? तो अभी टेंशन कितनी हो जाएगी भाई? F प्लस mg हो जाएगी। तुम्हारा F कितना है? mg के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ लिखो भाई mg, यहाँ लिखो mg, टोटल कितना हो गया भाई? 2 mg हो गया। 2 मास कितना लिखो 60 इंटू 10⁻³ और g कितना है भाई? तुम 10 ले लो। आई बात समझे? ये दो जीरो से कितना हुआ? -1, ये हो गया 12 इंटू 10⁻⁻1, यानी फाइनल आंसर कितना गया? 1.2। यही टेंशन आया तो दैट्स इज न्यूटन। फिनिश, दैट्स योर सेकंड आंसर। क्या बात सबको समझ में? ये भाई सेकंड वाला, कंफ्यूज मत हो। क्लियर हो गया? सिंपल, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 22, द वायर्स व्हिच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स starting motor carry a current of 300 ampere for short time. थोड़ी देखिए, what is the force per unit length between the wires if they are 70 centimeter long and 1.5 centimeter apart? ठीक है, ओके समझो। एक हमने बैटरी कनेक्ट की है किसी ऑटोमोबाइल की, तो समझना, देखो कनेक्शन कुछ ऐसे किया होगा तुमने, ठीक है, कोई बैटरी तुमने कनेक्ट कर दी, तो एक वायर ऐसे होगा, एक वायर ऐसे होगा। अब मान लो करंट अगर इधर से ऐसे निकल रही, तो सिंपल सी बात है करंट इधर ऐसे वापस आएगी, तो दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन होगी। क्लियर? फोर्स चाहिए पर यूनिट लेंथ तुमको चाहिए इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ गैप कितना है भाई? तो 1.5 सेंटीमीटर हो गया। इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो बहुत अच्छे सी बात है, याद कर लो। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या करेंगे? अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे। वो कैसे पता चलता है? देखो, ये थम लिया, ये थम लिया, ये क्या लिया? ऐसा थम लिया। अब थम को क्या करो? ये थम लिया, ऐसे करके इसके ऊपर हिट करो,
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगी भाई, अंदर की तरफ चलेगी। कैसे चलेगी, अंदर की तरफ चलेगी मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसको निकालो, फिर इसको निकालो। करंट तुम्हारा कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ। करंट कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड जो तुम फील कर रहे हो वो फील कैसे कर रहे हो, अंदर की तरफ। तो फोर्स किधर आया भाई, इधर आया। फोर्स किधर आ रहा भाई, इस डायरेक्शन में आ रहा। आई बात समझ में। अब इससे चेक करो तो देखो ये थंब नीचे की तरफ है, हिट करो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई, अंदर की तरफ आई। ठीक है, फिर से निकालो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर करो, करंट ऊपर करो, थंब कैसा है, बाहर की तरफ। यानी इस पे भी फोर्स तुमको बाहर की तरफ दिखा और इस पे भी फोर्स तुम्हें बाहर की तरफ दिखा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फोर्स रिपल्सिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स रिपल्सिव होगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। अब फोर्स तो रिपल्सिव हो गया, अब बात आती चलो कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं, कैलकुलेशन किसका, फोर्स का। तो फॉर्मूला लिखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 और अपॉन में क्या चाहिए भाई, 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 300 इंटू 300 अपॉन में आ जाएंगे, लिखे 2 पाई इंटू आर। आर कितना दिया भाई मेरे पास, 1.5 सेंटीमीटर इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर होगी बात सबको, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 2 पाई से उड़ाओ कितना आया 2। ठीक है, 1.5 से मैं 3 उड़ाना चाहता हूँ तो 2 टाइम्स में उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा भाई। और 2 2 से कितना हो गया भाई, कितना हो गया, यहाँ पे मेरा हो गया 4 और ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, इनटू में 3 बचा है, मल्टीप्लाई, ये कितने जीरो हो गए, 2 2 कितने हो गए भाई, 10 की पावर 4 हो गया, 10 की पावर 2 ऊपर लेके 6 हो गया, और ये माइनस की पावर कहाँ गई भाई, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है, सॉरी फॉर दैट। 4 टू 12, 4 और कितना बचा था मेरे पास, 4 एंड 10 टू द पावर 6 कहाँ से आ गया, सॉरी 2। ठीक है, ये 2 4 टू 6 हो गया और ये -7, यानी 10 की पावर -1 बचा मेरे पास और ये हो गया 1.2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, दैट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स कैसा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो हमने वो बता दिया है कि रिपल्सिव। क्या बात समझ में, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है, आएगा। क्या लिखा, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला एग्जिस्ट इन अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इट्स डायरेक्शन बीइंग पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, एक सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रखा है, उसकी डायरेक्शन कैसे है, पैरेलल है। एक छोटा सा अगर मैं सिलेंडर तुम्हें यहां बना के दिखा दूं तो कहानी में कुछ ऐसा है, ये एक्सिस है और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, किधर, अलोंग ईस्ट टू वेस्ट है, तो भैया ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नो समस्या। अ वायर कैरिंग करंट ऑफ 7 एम्पियर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पासेस थ्रू दिस रीजन। What is the magnitude and direction of the force on the wire if the wire intersect the axis? If wire intersect the axis. ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझो। थोड़ा फिगर हम और बड़ा करते हैं, ठीक है, समझो। ये है ऐसे, ओके, ये एक्सिस हो गई। ठीक है, किधर हो गई भैया, ईस्ट टू हो गई, वेस्ट हो गई। और वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नॉर्थ से साउथ वायर लेके जा रहे हैं। वायर जो है नॉर्थ से साउथ हम जब लेके जाएंगे, मान लो वो एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, कहीं भी इंटरसेक्ट करा लो, कहीं भी करा लो। तो मान लो मैंने ऐसे इंटरसेक्ट कराया, करा दिया इंटरसेक्ट, क्लियर होगी बात सबको। तो ये किधर है, नॉर्थ और साउथ है ना, ऐसा ही तो है। इंटरसेक्ट करंट कैरिंग कैसे ले रहा है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ले रहा है, पासेस थ्रू द रीजन। तो तुम बताओ फोर्स कितना होगा अगर वो एक्सेस को करे। ठीक है, तो अब जरा समझना, इसके अंदर लग रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करके, ऐसे तो जा रही मैग्नेटिक फील्ड। अब जब तुम यहां से इंटरसेक्ट करा के ले गए तो ये जो सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना पार्ट कट करेगी, वायर का बस इतना ही पार्ट, इतने ही पार्ट में वो अपना फोर्स लगाएगी। अब जरा देखो इसका डायमीटर कितना है, तो रेडियस 10 है। अगर रेडियस 10 है तुम्हारी, अगर रेडियस 10 है तुम्हारी, तो भाई ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 10, यानी टोटल जो वायर तुम कवर करोगे वो 20 सेंटीमीटर। जो पूरा पूरा वायर है भाई, वायर पे फोर्स लगाना है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है IBL। अब तुम्हें L तो चाहिए होगा, अब कितने L पे फोर्स लग रहा है यही तो क्वेश्चन है। तो वो पूरा पूरा डायमीटर पे लगेगा, डायमीटर जितना होगा उतने में ही मैग्नेटिक फील्ड है, और तो उतना के सामने अगर वायर पड़ा तो वहां पे हम लगा देंगे फोर्स। कहानी समझ गए। तो क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, इंटरसेक्ट द एक्सिस। और अगर मुझे ऐसा कैलकुलेशन करना तो भाई लिखो IBL और लिखो यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, आई बोलो कितना भाई, 7 एम्पियर का हम करंट उसके साथ है। ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी हम यहाँ से लेके जा रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या गिवन की गई हमें, मैग्नेटिक फील्ड क्या गिवन की, 1.5 गिवन की गई है। ये लिखा लेंथ कितनी होगी 20 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 साइन थीटा। तो देखो वायर में जो करंट है वो नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एंगल कितना बना है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया भाई 1, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 1.5 हो गया, ये हो गया भाई 3। देखो ध्यान से देखो, 15 1.5 एंड 2, 1.5 एंड 2 कितना हो गया 3 हो गया, और 7 3 कितना हो गया, 7 3 21 हो गया। ठीक है, तो 21 लिखा और एक 0 और 10 की पावर -2 10 की पावर -1 बचेगा, यानी आंसर है 2.1 न्यूटन। दिस इज आवर आंसर। तो पहला आंसर आ गया,
क्लियर हुई बात, समझ में आ गई? ओके चलो सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट इसको थोड़ा हम ऊपर नीचे करें, थोड़ी जगह बने। कह रहे वायर जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को उसको थोड़ा लोअर कर दो, अपनी बायो डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर नीचे कर दो। देखो कहानी कुछ ऐसे समझो, ये तुम्हारा डायमीटर था, इसके सामने से तुम्हारा वायर गया, ऐसे वायर गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं से ऐसे सामने वायर गया। अब वहां से कितना नीचे ले आओ तुम, 6 सेंटीमीटर ले आओ नीचे, ठीक है। तो वायर जब 6 सेंटीमीटर आएगा तो क्या उतने ही पार्ट पे फिर से फोर्स लगेगा? बिल्कुल नहीं भाई। क्या होगा, फोर्स की जो जगह है वो बदल जाएगी, इतनी कुछ बचेगी। पहले इतने में लग रहा था, इतने में कितना लाना, 6 सेंटीमीटर नीचे लाना, ठीक है। अब जरा ये वाली लाइन अगर मैं तुमको यहाँ से मैच करके दूं तो इसकी रेडियस हो जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर। इधर से मैच करके दूं तो भाई ये भी 10 सेंटीमीटर। क्या बात सबको समझ में? क्या बात सबको समझ में? ये वायर ऊपर से नीचे मैंने कितना खिसकाया, 6 सेंटीमीटर नीचे खिसकाया। जब 6 सेंटीमीटर नीचे खिसकाया तो बस इतने पे ही फोर्स लगेगा, और यही फोर्स की लेंथ मुझे क्या करनी, पता करनी है। यही फोर्स की लेंथ मुझे क्या करनी है भाई, पता करके देनी है। ये लेंथ पता चल जाए तो बात बन जाए, ठीक है। अब जरा समझो, मैंने कहा सेंटर से मैं इसको मैच कर दूंगा इस पॉइंट को, तो 10 सेंटीमीटर, ये भी इधर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो देखो ये 10 हो गया, ये 6 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, 100 माइनस 36 कितना बचेगा, 64। 64 का आंसर कितना है, 8, और ये भी कितना है, 8। यानी टोटल लेंथ तुम्हारी क्या हो गई, तो L इज इक्वल टू 8 प्लस 8 कितना हो गया भाई, 16 सेंटीमीटर हो गया। कितना, 16 सेंटीमीटर। अब क्या है, फोर्स बता दो, वो क्या है, फोर्स बता दो। तो ये लो फोर्स भाई, F इज इक्वल टू क्या लिखोगे, IBL। साइन थीटा में तो 90 रहेगा मेरा, से भी आई तुम्हारा कितना है, आई तुम्हारा कितना है, तो 7 है। बी कितना है भाई, 1.5, और लेंथ कितनी, 16 सेंटीमीटर। 10 की पावर माइनस 2 हो गया। कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 2 हो गया, ठीक है। और अब हम इसे क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे, तो 7 इंटू 1.5 इंटू 16, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 16, और ये पूरा रिजल्ट अपॉन में जाएगा, एंड 7 7 7 16 कितना होगा, 15, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 7 इंटू 1.5, और इसके जो रिजल्ट आएंगे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 16 से, ठीक है, तो कितना रिजल्ट बनेगा, 1.63। तो फाइनल जो मैं ऐड करूंगा सब पॉइंट, तो 1.6 और ये 8, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करो 16 से, ठीक है, 1.68 न्यूटन। ये तुम्हारा फोर्स यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाए। क्या बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं। अब हमसे भाई तीसरा पार्ट भी पूछा इन लोगों ने, क्या बात करो। चलो, अगर तीसरा पार्ट पूछा तो थोड़ी पहले जगह बनाओ, फिर बात करेंगे हम तीसरे पार्ट की, ठीक है। क्या बात सबको समझ में आ गई? चलो आ जाओ तीसरे पार्ट पे आइए। क्या लिखा है तीसरे पार्ट में, लिखा था वायर, क्या लिखा भाई, लिखा था वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा देखो, अभी हमारा वायर ऐसे था, नॉर्थ साउथ, और अब कह रहे हैं इस वायर को तुम नॉर्थ से, ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर दो, या फिर तुम नॉर्थ वेस्ट की तरफ कर दो। कर दिया। क्या इन दोनों कंडीशन में मेरा फोर्स क्या होना चाहिए, तो जरा समझो, फोर्स आई है, बी है, ये तो फिक्स है, बदलना क्या था, केवल एल। और क्या अभी एल का पार्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे बाहर आ ही रही है, तो अभी भी तो ये वैल्यू तुम्हारी 20 और 20 ही है। इसका मतलब जो तुम्हारा आंसर पहले आ रहा था कितना, 2.1, वो अभी भी आएगा। आई बात समझ में? जो पहले आंसर आ रहा था वो अभी भी आएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन आ गया, बड़ा रंग बिरंगा सा क्वेश्चन है हमारे पास, और थोड़ा समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा हमको, तभी हमारी बात बनेगी, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 गॉस, एक गॉस में से कितने टेस्ला, 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला एस्टैब्लिश अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, सभी जेड डायरेक्शन में एस्टैब्लिश किए गए हैं। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो एक 10 है, एक 5 है, और 10 5 से कितना हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा। क्यों कर रहा हूं, अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, 12 एम्पियर की करंट कैरी कर रहा है। व्हाट इज द टॉर्क ऑन द लूप, what is the torque on the loop in the different cases, what is the force on each case। हमको हर बार फोर्स भी बताना है, हमें टॉर्क भी बताना है, which case correspond to stable equilibrium, और किसमें हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिला, ठीक है। तो लगभग हमारे पास यहाँ पे कितने पार्ट हो गए, ए बी सी डी ई, और ये हमारे पास हो गया एफ, ठीक है। टोटल 6 पार्ट है, उन 6 के 6 पार्ट में हमें ये रिजल्ट बता के देना है। क्या बात सबको समझ में आ? शुरू करते हैं अपने कैलकुलेशन को। देखना, हमसे क्वेश्चन ने मांगा जो है वो है टॉर्क। पहले सारे केसेस को ऊपर ले जाओ और कहानी को बड़े प्यार से समझो। हमसे क्वेश्चन में डिमांड जो की गई है वो डिमांड की गई है किसकी, टॉर्क की।
तो पहले लिखो भाई टॉर्क का फॉर्मूला। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। इसे ओपन करोगे तो बनता है mv sin थीटा, और अगर तुम m को ओपन कर लो तो NIAB sin थीटा बनता है। क्या बात तुमको समझ में आ गई? पूरा टॉर्क हमने ब्रेक कर लिया। अब अपने क्वेश्चन में जाओ और देखो क्या NIAB जो जो गिवन किया गया उससे तुम अपना लाके m बनाओ पहले, ठीक है। फिर b देखो कितना है, फिर एंगल देखो कितना है, तब जाके हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा फोकस करते हैं कि हमें ये चीजें चाहिए होंगी। अगर मैं ध्यान से अपने क्वेश्चन में आऊं तो मुझे क्या गिवन है, क्या मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, तो बहुत बढ़िया, मुझे मैग्नेटिक फील्ड साफ साफ लिखी हुई है 3000 गॉस। जेड डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, लूप का जो साइड है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इससे तुम्हें क्या मिलेगा, एरिया मिल जाएगा, ओके। करंट तुमको दी है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द टॉर्क ऑन द लूप, मतलब सिंगल लूप है, एन का कोई नंबर नहीं, यानी n इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो करंट हो गई 12 और ये हो गया 50 और वो हो गया 3000। चलो नीचे की तरफ पहुंचते हैं, समझो एक एक स्टेप पे काम करेंगे। पहले हम क्या करें, m निकाल लें क्योंकि m भी चाहिए हमको। तो m इज इक्वल टू होगा NIA, n था 1 कोई दिक्कत नहीं, a था 12 सॉरी i था 12 और a कितना था 10 इंटू 5 कितना हुआ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। 12 5 से 60 हो गया, 60 और 600 10 की पावर माइनस 4, यानी तुम्हारे पास बचा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। क्या बात सबको समझ में आ गई? तो ये तुम्हारा m निकल के आ गया, सिंपल है, m तक पहुंच गए, ओके। अब तुम्हें b क्या गिवन है, तो पहले b लिख लेते हैं। तो मुझे जो b गिवन किया गया है वो 3000 गॉस गिवन किया गया। एक गॉस में कितने टेस्ला, तो 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला, तो मैंने लिखा माइनस 4, कितना बचेगा 3 जीरो हम खा जाएंगे, यानी 0.3 टेस्ला। तो ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई और ये तुम्हारा m आ गया। अब मुझे ये वैल्यू देखो भाई, ये वैल्यू फिक्स है और ये वैल्यू, दोनों वैल्यूज फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m भी फिक्स हो गया, b भी फिक्स हो गया। अब जो बदलेगी वो केवल क्या बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगी। समझ गए बात सब लोग, समझ गए बात सब लोग। तो मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे m को लिख लेता हूँ 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और मैं b को भी लिख लेता हूँ, तो कितना आया भाई 0.3 आया। समझ लगे सब लोग बात, ओके। अब ये पूरी कहानी मैं यहाँ से हटाता हूँ, एक एक स्टेप हम देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। चलो अब हमें पहला क्वेश्चन टारगेट करना, मेरे पास सब कुछ आ चुका है, बस मैं पहला क्वेश्चन टारगेट करूंगा। देखो क्वेश्चन में मुझे टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क होता है m इंटू बी, ठीक है। तो पहले m क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, मुझे क्या करना होगा, उसकी डायरेक्शन पता करनी है, क्योंकि करंट ऐसे घूम रही, तो करंट की डायरेक्शन में ही मुझे उंगलियों को कल करना, राइट हैंड से जिधर थंब जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ m। ये मैंने ऐसे किया, इस तरफ आ रहा है, इस तरफ कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यानी ये किधर आया, एक्स एक्सिस की तरफ, और बी जो लगा था वो जेड एक्सिस पे लगा हुआ था, बी जो लगा था वो कहां लगा था, जेड एक्सिस पे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो, देखो एक ही है। तो m जो आया है वो एक्स एक्सिस में आया है, एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा कैप, आई कैप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तुमने जेड में लगा रखी, फिक्स कैप रखा तुमने, तो जेड के लिए हम लोग कौन सा कैप यूज करते हैं भाई, के कैप यूज करते हैं। चलो टॉर्क निकालो, तो मैं कहूंगा m क्रॉस k, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 0.3 और मल्टीप्लाई कर दोगे भाई तुम, तो आई कैप को मल्टीप्लाई करोगे भाई तुम k कैप से, तो i जब k से मल्टीप्लाई होगा तो तुमको बना के देगा माइनस j का कैप, ठीक है। 6 3 18 18 18 यानी 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये तुम्हारा टॉर्क बन के आ गया। पहला आंसर सबने निकाल लिया, समझ गए बात को। चलो अब हम दूसरा आंसर टारगेट करेंगे, तो बस क्या करना है, m की डायरेक्शन ढूंढ के लानी है -2, और मैग्नेटिक फील्ड तो उन्होंने पहले से फिक्स कर रखा है कि भाई वो तो k कैप में ही जाएगी, तो ये हो गया k कैप, ठीक है। चलो आ जाओ देखें डायरेक्शन, ओके। सारे कैलकुलेशन यहीं उड़ा दिए जाए क्या, बार बार नीचे जाने से अच्छा है। चलो यहीं पे करेंगे, ठीक है, सारे यहीं पे करेंगे। आओ कल करो, ऐसे कल करो, ये कल किया, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, इस तरफ, देखो ये ऐसे कल किया, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, इस तरफ, यानी एक्स डायरेक्शन में फिर से जा रहे हैं। सब कुछ सेम है सर, सब कुछ सेम है, और जो आंसर भी आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। कितना आया था अभी हमने नीचे जो हमने कैलकुलेट किया था आंसर, वो हमने आंसर कैलकुलेट किया था यहाँ पे 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो इसका भी आंसर सर वही आएगा, कितना आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आएगा, माइनस में जे कैप आएगा, खत्म हो गया। चलो सी पार्ट में आ जाओ, सी पार्ट में आ जाओ। सी पार्ट में देखो ये कैसे कल कर रहा है, ठीक है, तो देखो कर ले, ऐसे करोगे आप, सर कल किया, इधर की जा रहा वाई एक्सिस के जस्ट अपोजिट, वाई एक्सिस के जस्ट अपोजिट, तो m की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू थी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और y एक्सिस के अपोजिट जाएंगे तो y को रिप्रेजेंट करते हैं j कैप से, यानी माइनस का j कैप, ठीक है। तुम्हारा b तो फिक्स था, तुम्हारा b कितना था 0.3 k कैप। चलो इनको मल्टीप्लाई करो,
तो एम बी 6 3 18, ठीक है, यानी 1.8 तो सर फिक्स हो गया, 10⁻², यानी सारे आंसर तो फिक्स हैं, सिर्फ जे के डायरेक्शन ही बतानी है। तो इस बार क्या भाई, जे से के की तरफ जाना है, ठीक है, जे से के की तरफ जाना है, तो जे से के की तरफ जाओगे तो तुमको क्या मिल जाएगा भाई, आई कैप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जे से के की तरफ जाओगे तो आई कैप मिलेगा, नेगेटिव तो आंसर तुम अपना माइनस में, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, इसमें आ जाओ, आंसर देखते हो 1.8, इसका भी आंसर कितना आएगा सर, 1.8 ही आएगा, कंफर्म है, सबका आ रहा है तो इसका भी आएगा 10⁻⁶, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, सॉरी -6 बोल रहे, गलत 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 गलत, -2 और -2, ठीक है। चलो इसकी डायरेक्शन देखो, ऐसे करके है, करंट कैसे घूम रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो देखो करंट ऐसे घूम रहा है, करंट ऐसे घूमेगा तो y के डायरेक्शन के अपोजिट आओगे, करंट ऐसे घूमेगा तो y डायरेक्शन के अपोजिट आओगे, ठीक है। तो माइनस का क्या मिलेगा, जे कैप और z, तो फिर से सेम वही आंसर तुमको आई कैप मिल जाएगा। अगले में आ जाओ, इधर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ये देखो ऐसे कल करेंगे, ऐसे किधर गया, z डायरेक्शन में गया, तो दोनों मेरे कौन से कैप हो गए, दोनों मेरे कौन से कैप हो गए, के कैप और के कैप, सर के कैप का आंसर 0 आता है। ओके, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो अपोजिट है इस बार, ऐसे -z में, यानी माइनस के, ये प्लस के माइनस के, फिर से के ही तो आया और ऐसा फिर हुआ, तो फिर से रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया, यानी दोनों बार अभी टॉर्क जो बनेगा वो 0 बनेगा। क्या बात सबको समझ में आएगी, क्या बात सबको समझ में आई कि रिजल्ट हमारा कितना 0 बनना है, क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चन ने पूछा था कि सब पर फोर्स कितना लगेगा, क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि सब पर फोर्स कितना लगेगा, तो एक लाइन में लिखेंगे सब पे फोर्स का रिजल्ट कितना होगा, 0, सब पर फोर्स का रिजल्ट कितना होगा, 0, सब पर फोर्स का रिजल्ट कितना होगा, 0। क्या बात सबको समझ में, क्या बात सबको समझ में आ गई, कितना टॉर्क बन रहा होगा भाई, फोर्स कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। तुम चेक कर लो, हर बार देखो कपल ऑफ डायरेक्शन तुमको मिल रही है, आई सारी डायरेक्शन अपोजिट, नेट रिजल्ट कैंसिल आउट करके आपको फोर्स कितना दे देंगे, 0 दे देंगे, ठीक है। तो ईच केसेस में हमारा जो फोर्स बनेगा वो कितना होगा, 0। सबको टॉर्क समझ में आया, टॉर्क तो बनते समझ में आया, पर फोर्स का जो रिजल्ट आएगा वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और भी कुछ पूछा है तो बात करते हैं। Which case correspond to stable equilibrium, ऐसा कौन है जिसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी बने, ठीक है, समझना मेरी बात को, किसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। पहला इसमें आंसर आया, इसमें भी आंसर आया, उसमें भी आंसर आया, सब में आंसर आया, इसमें, ठीक है। अब देखो समझना, स्टेबिलिटी कहां ज्यादा होगी, जहां पे स्टेबिलिटी कहां ज्यादा होगी, जहां पे हम रिजल्ट लेके जाए और रिजल्ट वापस आ जाए, ठीक है। ऐसी पोजीशन को हम अलाइन करें, फॉर एग्जाम्पल ऐसी पोजीशन अलाइन करें कि अगर मैं उस पर अपोजिट फोर्स दूं और फिर छोड़ू तो ये वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करे, थोड़ा फोर्स दूं और ये वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर ले। और कुछ ऐसे होंगे अनस्टेबल कौन होंगे, जिसमें मैं थोड़ा सा भी फोर्स लगा दूं तो वो क्या करना शुरू करते हैं, मोशन करना शुरू करते हैं, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। कहां चांसेस बनेंगे स्टेबल और कहां बनेंगे अनस्टेबल के, तो मैं यहां से फोर्स यहाँ 0 आया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैं m और b का कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ तो इनके बीच में, m और b के बीच में जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पैरेलल, तो ये क्या होगा भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहाँ देखो m और b कैसे हैं, जस्ट अपोजिट और अपोजिट है, कैसे हैं, जस्ट अपोजिट एंड अपोजिट है। क्या बात सबको समझ में आई, बाकी सब में तो 1990 था तो मैक्सिमम टॉर्क वो लेके बैठे, हमें स्टेबिलिटी तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा बनेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बनेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बात सबको समझ में आई सबको समझ में, वेरी गुड। चलो आगे, okay. क्या लिखा, a circular coil of 20 tons and radius 10 centimeter placed in a uniform magnetic field of 0.10 Tesla normal to the plane of the coil. If the current in the coil is 5 ampere, what is the total torque on the coil, ठीक है। पहले बात समझो, पहले क्वेश्चन पे ऐसे करके कॉइल है कॉइल, ठीक है, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है सर समझना, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास कर रही है, बोला है प्लेन से कैसे पास कर रही है, इस तरह से पास कर रही है। तो कह रहा है टॉर्क बताओ, तो भैया टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, मतलब क्या होता है भैया, mv साइन थीटा। क्या होता है भाई, mv साइन थीटा, m और b के बीच में। तो जरा m पे बात करो, तो देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसा लगाओ जरा, ऐसे ऐसे किया तो m भी कैसे गया, b की डायरेक्शन में, यानी m का भी डायरेक्शन यही आ गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, mb साइन 0 डिग्री। तो सर टॉर्क कितना हो गया, 0 हो गया।
सर अब हम कैसे पता चले सर, करंट अगर मैंने ऐसा ना ले के अपोजिट ले लूं तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कंडीशन में एम कैसे बनेगा, नीचे एरिया बनेगा, कितना बनेगा 180, साइन 180 भी कितना होता है 0, यानी टॉर्क फिर भी कितना आएगा 0 ही आएगा, पहला आंसर आएगा। फिर सेकंड पार्ट में क्या पूछा, टोटल फोर्स ऑन द कॉइल। देखो इसको याद कर लो, ये कॉइल है ऐसे करके बनेगा। अब देखो ये सारे अपोजिट आर्म है, इन सभी अपोजिट आर्म पे जब तुम फोर्स निकालोगे तो ये सारे फोर्स एक दूसरे के अपोजिट आएंगे और कैंसिल आउट कर देंगे, और एफ नेट तुमको कितना दे देंगे भाई 0 दे देंगे। ठीक है, सर्कुलर कॉइल की खास बात है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इतनी सारी कॉइल पे ईच फोर्सेस पे बोला, सब पे क्या बनना था 0 0, सारे ईच आर्म से एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, अपोजिट अपोजिट बना के रिपल्सिव फोर्स दे रहे हैं। आपको पता है सब पे रिपल्सिव फोर्स आता है, अपोजिट अपोजिट में आंसर कितना आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है तीसरा। क्या बोला, कह रहे हैं कि एवरेज फोर्स, इसको यूज करते हैं, कह रहे हैं कि एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम लोगों ने कुछ लिखा था वो भी मैं डाल दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा था, यहाँ लिखा था 10। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन था, चलो ओके। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। कह रहे हैं एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एवरेज फोर्स, तो देखो फोर्स क्या लगेगा चार्ज पे, ये है कॉइल, इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। कॉइल में तो ऐसे ही घूमेंगे भाई, ये वायर के अंदर की बात हो रही है, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, वायर के अंदर घूम रहे हैं, तुमको ऐसे समझो, ये ना समझ लेना कि अंदर कॉइल क्या है, वायर में ऐसे ऐसे घूम रहा है गोल गोल। ठीक है, कोई है मोशन में है चार्ज, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, क्यू वी बी साइन थीटा, यही लिखोगे। अब समझो फील्ड कैसे जा रही, बिल्कुल परपेंडिकुलर, फील्ड कैसे जा रही, बिल्कुल परपेंडिकुलर, चाहे अंदर ले लो चाहे बाहर, तो साइन थीटा साइन 90 0, वेलोसिटी से एंगल चेक करते हो तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया 90, साइन 90 हो गया मैक्सिमम। ठीक है, क्यू हो गया भैया ई, ये हो गया बी, ये है फोर्स हमारा। अब बात आती है कि हमको वेलोसिटी तो पता ही नहीं है, वेलोसिटी पता हो तो बात बने। किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूमता है किसी कंडक्टर के अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से घूमता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन तुम पढ़ के आओ ना, I = NE/VD, क्या बात जानते हैं आप, I = NE/VD। यहां से अगर मुझे VD निकालना हो तो मैं क्या कहूंगा, I/NEA, क्या मैं यही बोलूंगा, बिल्कुल सर। तो अगर मैं यहाँ इसको हटाऊं तो EB इंटू मैं लिख सकता हूँ I/NEA। ओके, ठीक है, तो E से E तो सर मर गया, अच्छा B इंटू I अपॉन में NA। ओके, क्या वैल्यूज हमारे पास इन सबकी है, बिल्कुल है। तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, आज चेक कर लेते हैं एक बार। B की वैल्यू हमें मिली थी 0.1, है ना। I की वैल्यू कितनी थी 5, और बाकी सारी वैल्यू उन्होंने यहाँ दे दी। तो देखो लिखते हैं 0.1 इंटू 5 अपॉन n नंबर्स दिए हैं तुमको भाई, कितने 10 की पावर 29 दिए हैं, और मल्टीप्लाई एरिया कितना दिया 10 की पावर -5 दिया है। ठीक है, 10 की पावर -5 और ये है 10 की पावर -1, ऊपर लेके जाओ, 10 की पावर 29 भी ऊपर लेके आओ, -29। क्लियर हो गया, लेके आओ। ठीक है, चलो, तो ये हो गया भाई मेरे पास 5, और ये हो गया, यहाँ से घटाओ 4, आराम से देखो, यहाँ से घटाओ 4 और यहाँ से घटाओ, तो 10 की पावर -25। इतना फोर्स लग रहा है, बड़ा कम फोर्स भाई, इतना का फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। आगे बात सबको समझ में, सिंपल, गेट इट, क्लियर हुआ, कहानी समझ में आई कैसे किया। ओके, चलो अगले पार्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 में। क्या लिखा, सोलेनॉइड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर हैज 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 300 टन्स ईच। 3 लेयर है, तीनों लेयर में 300 टन है। ओके, ठीक है, तो अभी देखो समझो, a 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास 2.5 ग्राम लाइज इनसाइड द सोलेनॉइड। उसे लाके सोलेनॉइड के अंदर रख दिया गया, नियर इट्स सेंटर, नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, एक्सिस के नॉर्मल रखा गया उसके सेंटर में। बोथ द वायर एंड एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, द वायर इज कनेक्टेड थ्रू द 2 लीड्स पैरेलल टू द एक्सिस of the solenoid to an external battery which supplies a current of 6 ampere। ठीक है, in the wire, कोई बात नहीं। what value of current in the winding of the solenoid, winding of the current, winding में कितना फ्लो कैरी कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर, उस वाइंडिंग में कितना हम कर दें। देखो क्या कह रहा है, हम पहले सोलेनॉइड बना लेते हैं, ये बना दिया हमने सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के अंदर तुम लाके एक वायर रख दो। ठीक है, तो तुमने एक वायर रख दिया ऐसे परपेंडिकुलर, कुछ भी। अब कितना इसमें करंट हो जाए, इसमें कितना करंट हो जाए कि इसके वेट को हम बैलेंस कर पाते। तो वेट तो भाई एक्टेड डाउनवर्ड ही रहेगा हमारा, ऐसे रखो ऐसे रखो कैसे भी रखो, तो कितना करंट हो जाए कि बात बन जाए। तो सबसे पहले तुम समझो कि इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा वही इसको बैलेंस करेगा। तो पहले तुम पता करो यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड है,
तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखोगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट आई तुम जानते हो, एन पता करना है। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो निकाला जाए। कितनी लेयर है भाई तुम्हारे पास? तो 3 लेयर है। हर लेयर में कितने टर्न्स हैं? 300 टर्न्स है। पर यूनिट लेंथ तो टोटल लेंथ कितनी? 60 सेंटीमीटर। ये तुम्हारे नंबर्स आएंगे पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ऐसा समझो 15 और ये ऊपर गया 1500। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए? 1500 आ गए। आगे चले, मैग्नेटिक फील्ड अब तो निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैग्नेटिक फील्ड तो दौड़ के निकाल लोगे। ठीक है, निकालो। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट कितना होता है भाई? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और n तुमने निकाल लिया 1500। और करंट कितनी फ्लो हो रही थी? जरा करंट देखा जाए। करंट कितनी फ्लो हो रही थी भाई? करंट 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 नॉर्मल टू द एक्सिस 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। वहां कहां गया? 6 एम्पियर की करंट है। नहीं नहीं नहीं, 6 एम्पियर की करंट तो वायर में दी गई है, इसमें कितनी करंट है तो वो बताया नहीं गया। आपको सर ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, 15 4 60। ठीक है, तो 60 के साथ 3 जीरो बन गया, 6 पाई ले लो और 3 जीरो इनके कैंसिल आउट कर दो, -4 और आई। ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर से निकल जाएगी। क्या बात समझ में आई? इन्होंने आई की वैल्यू गिवन नहीं की तो ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड बन गई। ओके, अब तुम जा रहे हो वायर को बैलेंस करने। चलो करते हैं वायर को बैलेंस, आ जाओ। तो वायर को कैसे बैलेंस करना है? तो भाई किसी चीज को बैलेंस करना है तो उसका वेट बैलेंस कर दो। वेट बैलेंस करने के लिए तुम लगाओगे फोर्स। तो तुमने लगाया फोर्स। किस पे फोर्स लगा रहे हो? वायर पे। कौन सा वायर है? जिसपे करंट फ्लो, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, उस पे तुम क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। कौन दे रहा? मैग्नेटिक फील्ड दे रहा। अब वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स आता है? तो भाई IBL आता है। कितना आता है भाई? IBL आता है, साइन थीटा। तो वो और मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगी। तुमने वायर ऐसे रखा, कितना बन गया? 90 साइन 90 कितना हो गया? 1 हो गया। क्या बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब बात आती है, सिर्फ वैल्यू उठा लो, सबसे वैल्यू उठा लो। तो mg चाहिए था, तो 2.5 ग्राम इन्होंने ये दे रखा है मुझे, और वायर 2 सेंटीमीटर लेंथ का हो गया। ठीक है, ठीक है। और क्या चाहिए था? मैग्नेटिक फील्ड तुम निकाल ही चुके हो। ठीक है, तो यहीं से सब वैल्यू हम यूज करेंगे। आओ देखो, तो कितना था? 1 सेकंड, अरे सर बड़ा दिमाग इधर उधर हो जाता है। क्या था? मास 2.5 था, 2.5 था और 2 था, हिल गया है। 2.5 ग्राम। ठीक है, जी को तुम 10 रख लो। आई 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 कितना फ्लो हो रहा है? आई भी दिया है हमको। आई जरा देखो भाई कितना दिया है? आई तो देखा ही नहीं हम लोगों ने। आई जो 6 एम्पियर है। ठीक है, आई कितनी भाई? 6 एम्पियर, तो 6 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड तुमने निकाली 6 पाई इंटू 10 की पावर -4 निकाली, और लेंथ कितना था? 2 सेंटीमीटर -2। मुझे ये वाला आई कैलकुलेट करना है कि वाइंडिंग में कितनी करंट हो ताकि सब बैलेंस हो जाए। तो भाई ये सबको इधर लियो प्यार से। बड़ा सा कैलकुलेशन है। -2 -4 हो गया, सॉरी -2 -4 बोल रहा हूँ, -6 हो गया, फिर 2 हो गया। इधर क्या लिखोगे? कर लिया, सॉल्व किया, आंसर क्या रहा है? 108.3 एम्पियर, 1.038, सॉरी फाइनल आंसर आ रहा है 108.3 एम्पियर। इससे भाई इतना तुम्हारा आंसर आएगा, 108.3 एम्पियर, दैट्स योर फाइनल आंसर। इतनी एम्पियर करंट होगी तो हम इसके वेट को क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट पार्ट, गैल्वेनोमीटर में आ गए हैं। अरे वाह क्या बात है। तो कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है और मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर अगर गैल्वेनोमीटर हमने क्रॉस करा दी तो फुल डिफ्लेक्शन देगा। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्टमीटर ऑफ 0 टू 18 वोल्ट। कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को तुम वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे जिसकी रीडिंग क्या हो जाए? 0 से 18 वोल्ट हो जाए। समझो, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें एक हाई रेजिस्टेंस को बस ऐड कर देते हैं, वो भी कैसे? सीरीज में ऐड कर देते हैं, और इसी पूरे को क्या कहते हैं भैया? वोल्टमीटर कहते हैं। बन गया तुम्हारा वोल्टमीटर, इतना ही है, कुछ है नहीं। क्या बात समझ में आई? अब यहां से जो करंट फ्लो हो रही है ना, वो IG है दोनों में, ये चलेगी। क्या बात हमको समझे? अब क्या करोगे? तुमसे क्या है, कैसे कन्वर्ट करोगे? तो कैसे कन्वर्ट करोगे? ये आर लगा के कन्वर्ट करोगे। क्या लगा के? ये आर लगा के। यानी तुमसे क्वेश्चन पूछा आर की वैल्यू बताओ कि कितना आर जोड़ दें ताकि गैल्वेनोमीटर क्या बन जाए? वोल्टमीटर बन जाए। ठीक है, शुरू करें कहानी। तो आई इज इक्वल टू भाई क्या होता है? V अपॉन आर। नेट आर कितना है दोनों का? तो R प्लस जी है। कितना है? R प्लस जी। R प्लस जी इधर लिया जरा, V में अपॉन में आई आ जाए।
कितना तुम्हें वोल्टेज चाहिए भाई, कितने रेंज का बनाना, 0 से बनाना है 18 का, तो मैक्सिमम कितना का होना चाहिए, 18 का होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा 18 ना पे, 0 से 18 के बीच में, तो 18 था, ठीक है। करंट कितनी है, कितने पे फुल डिफ्लेक्शन दे रहा, 3 पे, तो भाई जो करंट है वो आर से भी पास होगी, तो 3 मिली एम्पियर मतलब 10 की पावर -3, ठीक है। चलो 3 से कट कर दे 6, तो क्या आ गया, 6 इंटू 10 की पावर 3 आ गया। आर प्लस जी इज इक्वल टू आ गया। भाई तुम्हें जी का तो उन्होंने दे रखा 12 ओम, उधर भेजो, तो लिखो माइनस का 12। सर 6000 से 12 माइनस करने जा रहे हैं, तो देखो भाई ये बचा 8, ये 9 से बन गया 8, ये था तुम्हारे पास 9 और ये हो गया 59982। तो इतना अगर मैं रेजिस्टेंस सीरीज में गैल्वोमीटर के साथ लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर बन जाएगा। क्या बात सबको समझ में आई, क्या बात सबको समझ में आई, सिंपल सिंपल, क्लियर हुआ, वेरी गुड। बढ़े आगे, बढ़े आगे, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से गैल्वोमीटर का क्वेश्चन है, और क्या लिखा देखो, अ गैल्वोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, इस बार 15 ओम दिया, मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर पे पूरा पूरा डिफ्लेक्शन दे रहा है, ओके। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एमीटर, इस बार एमीटर में कन्वर्ट करना है, और रेंज कितनी बनानी है, 0 से 6। चलो आओ इसको भी देखो पहले कैसे होता है। ये होता है तुम्हारा गैल्वोमीटर, सिंपल सी बात है, ये है गैल्वोमीटर। गैल्वोमीटर को मुझे बदलना है किसमें, एमीटर में, तो उसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दो जिसे हम बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं भाई, शंट बोलते हैं। अब यहां से तुम करंट लेके आओ टोटल आई, तो कुछ करंट IG जो है वो इधर चली जाएगी, रिमेनिंग पार्ट I माइनस IG किससे क्रॉस करेगा, शंट से, और वापस आके यहाँ आई करंट। क्या तुमको ये बात समझ में आ गई, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई, सिंपल, ओके। अब क्वेश्चन को रहा हाउ विल यू कन्वर्ट, मतलब कितने का शंट लगा दे, हाउ विल यू कन्वर्ट का मतलब यही तो, कितना शंट लगा दे तो आंसर आ जाए, ठीक है। तो वहां पे कैसे किया था, अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हमने पैरेलल में लगाया, तो पैरेलल की खास बात क्या होती है, जो पोटेंशियल गैल्वोमीटर के पास होगा, जो पोटेंशियल गैल्वनोमीटर के पास होगा, जो पोटेंशियल, वही किसके पास होगा, शंट के पास होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं, ध्यान से समझो मेरी बात को, मैं ये कह रहा हूं कि पोटेंशियल जो है वो गैल्वनोमीटर और जो पोटेंशियल है हमारे शंट का, वो आपस में सेम हो। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो इसमें करंट जा रही आई जी, आर मतलब इसका रेजिस्टेंस, दैट इज द जी, मैं मान के चल रहा हूँ। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो इसमें करंट है I माइनस आई जी, और मल्टीप्लाई करो संट से, तो S लिख दिया उसका रेजिस्टेंस का। आई जी इन्होंने दीवन रखा 4 मिली एम्पियर 10 की पावर -3। गैल्वनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, गैल्वनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है भाई, 15 ओम है, तो हमने यहाँ 15 लगा दिया, इज इक्वल टू I माइनस आई जी, ठीक है। तो तुम कितने का बनाना चाह रहे हो, तुम्हारी जो रेंज है वो 6 की जानी चाहिए, तो मैंने लिखा भाई 6 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे IG है तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3, और मल्टीप्लाई में कर रहा हूं S, तो मुझे S चाहिए, इस पार्ट को इधर लेके आइए, तो 15 4 से कितना हो गया 60 इंटू 10 की पावर -3, अपॉन में जरा आइए, तो 6 माइनस, देखो 0 पॉइंट, तो 0.0, अब देखो कितना 1 2 और 4, क्या ये बात समझ में आ गई, ये S। 6 से इसको घटाने का कोई मतलब नहीं, बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो 6 से अगर मैं इस पूरे पार्ट को कैंसिल करूं तो लगभग 10 होना चाहिए, ये बचा मेरे पास 10 की पावर -2 इज इक्वल टू S, क्या 2 ओम। अगर मैं ये शंट इतने रेंज का लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा भाई, एमीटर बन जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ गई, क्या बात सबको समझ में आ गई, क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सबको कहानी समझ में आई, ओके। तो ये चैप्टर हमने कवर कर दिया, इसका एनसीईआरटी हमने सॉल्व कर दी है बहुत अच्छे से, आपने देखा बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे, माथापच्ची हुई, थोड़ा लंबी कैलकुलेशन से, लेकिन हम सबने बहुत धैर्य के साथ इसको सॉल्व किया, और बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करेंगे। क्या बात सबको समझ में, तो जितनी तेजी से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे उतने अच्छे से हम अपने PYQs को कवर कर पाएंगे। क्या बात समझ है, तो मेहनत के साथ लग जाइए, समय बहुत कम है और बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ें, मेहनत से करो, कोई भी क्वेश्चंस ना समझ में आए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाउन करें, गेट इट।